डायूरेटिक्स नाम से पता चल रहा है। डायूरेटिक्स मतलब जो डायूरेसिस को इंक्रीज़ करे। अब डायूरेसिस क्या होती है? यूरिन की प्रोडक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ानी है ताकि डायूरेसिस हो। उसके लिए हम ड्रग्स पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके अंदर ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले हमें पता है, जब हम यूरिन की बात करेंगे तो किडनी का नाम आएगा, किडनी का नाम आएगा तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पता है ना? वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी रीजन, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। अब यहीं पे हमने ड्रग्स के नाम याद रखना है, कैसे कौन सा ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसे सबसे पहले जो आता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, वो यहाँ पे एक्ट करते हैं साइट 1 पे। कौन से हैं? कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो एक एंजाइम है, वो साइट 1 पे काम करते हैं। फिर ये लूप है, लूप डायरेटिक्स और ओस्मोटिक डायरेटिक्स यहाँ पे काम करेंगे साइट 2 पे। ये है साइट 1, ये साइट 2। और साइट 3 जो हमारी डीसीटी, यहाँ पे एक्ट करते हैं हमारे थायाजाइड्स। और साइट 2 पे कौन कौन से बोले मैंने? लूप डायरेटिक्स और ओस्मोटिक। और ये वाले साइट 4 यहाँ पे काम करते हैं पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। सो फर्स्ट वन इज कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स। इसमें हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन, सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और थर्ड इसके स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज से नाम ही पता चल रहा है, जो उसको इनहिबिट करेंगे। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक एंजाइम है जिसका क्या काम है, जो हमारा H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ये बनाता है H2CO3, जो टूटता है H प्लस और HCO3 माइनस में, बाइकार्बोनेट। अब क्या होता है, जो एनहाइड्राइज कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम है, इसने बाइकार्बोनेट बनाया। अब बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो हमारा पीसीटी रीजन है, पहले ही बोला पीसीटी में प्रोक्सिमल डिस्टिलेटरी ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है ये हमारे सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे? ये सोडियम के साथ मिलकर बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से सोडियम हो जाएगा एब्जॉर्ब। कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल से रीनल ट्यूब्यूल में, ताकि वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये क्या करता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम है, ये इसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट जो ड्रग्स हम यूज़ करेंगे, तो अगर यहाँ पे ये इनहिबिट हो गया तो ये HCO3 माइनस बनेगा नहीं, सोडियम इसके साथ अब्जॉर्ब होगा नहीं। सोडियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, हमारे फ्लो में रह जाएगा। तो जो फिल्टर रेट हुआ था ब्लड के साथ, रेड ब्लड कार्पेसल्स और प्रोटीन्स, वो फिल्टर नहीं हुए। जो फिल्ट्रेट रहा उसमें सोडियम चला जाएगा। सोडियम मतलब सॉल्ट, जहाँ पे सोडियम ज़्यादा, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी आएगा, तो डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस किसकी वजह से हुआ? सोडियम जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ। सोडियम अगर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो डायलिसिस हो जाएगा। नाउ अब कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स का SAR और इसका स्ट्रक्चर। इसमें हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं। क्या? एसिटाजोलामाइड, दूसरा है मेथाजोलामाइड। स्ट्रक्चर के साथ साथ SAR भी ध्यान में रखेंगे। एसिटाजोलामाइड से पता ही चल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाता है N के साथ, और ये सेम ही रहेगा, बस इसमें एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, सो ये ग्रुप क्या है? एसिटल। और जोलामाइड का मतलब, जोल मतलब 5 रिंग, और यहाँ पे हमारी जो रिंग होगी वो होगी ये। सल्फर मतलब थाया, नाइट्रोजन 2 एज, डाई एज, तो ये हो जाएगी थाया डायाजोल। सल्फर से हुआ थाया, क्योंकि और 2 नाइट्रोजन थे इसलिए हुआ डाईएजो, और 5 कार्बन की रिंग है इसलिए ओल। अगर 6 कार्बन की रिंग होती तो इन, और यहाँ पे इसमें 2 बॉन्ड। ये हमारी बेसिक रिंग है जो इसमें आएगी, तो ये ज़रूरी है।
सो ये हमारी है थायाडायाजोल रिंग। इसमें दोनों डबल बॉन्ड है इसलिए ओल है। अगर दोनों डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जो सल्फोनिल ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी के लिए, तो वो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा SO2 एंड H2। और यहाँ पे हमारा जो ग्रुप जुड़ेगा कौन सा, यही एसिटाजोलामाइड। तो ये N के साथ जुड़ेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कौन सा हो गया एसिटाइल ग्रुप, ये हो गई थायाडायाजोल रिंग। ये हो गया हमारा सल्फोनिल ग्रुप। सेम यहाँ पे भी होगा SO2 NH2 क्योंकि ये एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे यही ग्रुप आ जाएगा N के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन यहाँ पे मिथा मिथा मतलब मिथाइल ग्रुप, तो ये इस नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप पकड़ लेगा। तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये वाला बॉन्ड गायब। अगर ये वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा तो मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से डबल बॉन्ड गायब हुआ तो ये वाला थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, ये वाला वैसे ही रहेगा। तो ये जो एसिटाजोलामाइड है ये इससे ज़्यादा है। पहले ऐसा SAR पॉइंट क्या हुआ, जो सल्फोनिल ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर इस एसिटाइल ग्रुप के आगे CH3 के आगे CH2 CH3 और लगाता जाऊँगा तो ये ग्रुप अनस्टेबल हो जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये जो थायाडायाजोल रिंग है ये एरोमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों डबल बॉन्ड होने ही चाहिए, अगर एरोमेटिक होगी तो ही चलेगा। और ये जो थायाडायाजोल की रिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड और सल्फोनिल ग्रुप और ये सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक और स्ट्रक्चर है। अब तीसरा है डाइक्लोरफिनामाइड। अमाइड से पता चल रहा ही है सल्फोनिल ग्रुप तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है। अब एक ऐसा पॉइंट ये आएगा कि जो थायाडायाजोल रिंग है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग ली लेकिन ये एरोमेटिक होनी चाहिए, और अगर मैं इसके साथ सल्फोनिल ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करूँ, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूंगा और यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि डाइक्लोर है। फिनामाइड मतलब बेंजीन है और अमाइड मतलब सल्फोनिल ग्रुप है। अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक नहीं मैं दो दो सल्फोनिल ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है। तो ये होगा डाइक्लोर फिनामाइड का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर आता है एक्स्ट्रा जो है क्लोर अमीनोफिनामाइड। तो उसमें क्या होगा, ये वाला क्लोरीन जस्ट रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप आ जाएगा, लेकिन वो भी स्टेबल है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट बन गया, अगर हम इसको NH2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्लोरीन को हटाकर तो भी वो स्टेबल हो जाता है, ड्रग जो है वो अच्छा ही रहेगा। सो कंक्लूजन में क्या है, ये था हमारा एसिटाजोलामाइड, ठीक है। ये रिंग ज़रूरी है, अगर ये रिंग है तो एरोमेटिक होनी चाहिए। एरोमेटिक मतलब दोनों डबल बॉन्ड होनी ही चाहिए, तभी ये रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पे मैंने चिपकाया था SO2 NH2 ग्रुप, जो फर्स्ट पॉइंट में आएगा कि ये सब होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। और या अगर ये रिंग है तो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर इस रिंग को मैं बेंजीन में कन्वर्ट कर देता हूँ, अगर बेंजीन कर लेता हूँ तो मुझे दो सल्फोनिल ग्रुप लगाने पड़ेंगे एक बार, और दूसरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, एसिटाजोलामाइड में एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो एक ये एरोमेटिक होनी चाहिए, अगर ये रिंग है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो एरोमेटिक होनी चाहिए, या फिर इसको मैं बेंजीन से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, वो सल्फोनाइल ग्रुप होनी चाहिए। सल्फोनाइल ग्रुप इज असेंशियल फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आएगा, अगर मैं यहाँ पे इस S को O से कर लेता हूँ रिप्लेस तो बन जाएगा बेंजोलामाइड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ SO2 NH2 होगा और वो बेंजीन से होगा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी के लिए, इतना भी बहुत है। नेक्स्ट है थायाजाइड्स। अब पहले हमने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कहाँ पे काम करते हैं, साइड 1 पे PCT पे, और थायाजाइड कहाँ पे काम करता है, साइड 3 पे, कहाँ पे, DCT पे। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड का सिम्पोर्टर है, मतलब एब्जॉर्ब करने वाला, उसको इनहिबिट कर देता है। ये क्या करता है, जो क्लोरीन है, जहाँ पे क्लोरीन का सिम्पोर्ट होना है, मतलब जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये PCT रीजन है, तो यहाँ से सोडियम क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन ने जहाँ पे बाइंड करना है ये वहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है, कौन, थायाजाइड्स, जिसकी वजह से इनका एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो अगर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो सोडियम हमारा DCT में ही रह जाएगा, सोडियम DCT में रह जाएगा तो वो वाटर ज़्यादा रह जाएगा,
क्योंकि जहाँ सॉल्ट वहाँ वाटर, जितना ज़्यादा सॉल्ट उतना वाटर, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा सोडियम, जिसकी वजह से अगेन डाययूरेसिस हो जाएगी। डाययूरेसिस क्यों हुई? क्योंकि सोडियम ज़्यादा था और उसने वाटर को अपनी तरफ खींचा, इसलिए डाययूरेसिस हो गई। अब इसके ड्रग्स, अब इसके स्ट्रक्चर। तो थायाजाइड्स कैसे होते हैं? एक बेंजीन रिंग, बेंजोइन, और थायाजाइड। थायाजाइड से पता चल रहा है थाया सल्फर और अजाइड मतलब नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन, सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल ग्रुप क्या होता है? SO2 NH2, और ये हमारा क्या है? N, ये NH2 जो हमने पढ़ा था ना, क्लोर अमीनोफिनामाइड, डाइक्लोर से अमीनो बनाया था। तो यहाँ पे क्लोरीन होता है, या फिर मैं मान लेता हूँ कोई R ग्रुप है और ये जुड़ा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी एक R ग्रुप है, ये R1, ये R2, और सल्फोनिल ग्रुप होना ही चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला था अगर बेंजीन रिंग आ जाती है तो दो सल्फोनिल ग्रुप होते हैं, तो एक इधर लगाया एक इधर लगाया, और इधर के NH2 ने इसके साथ मिलकर एक रिंग बना दी। तो ये है थायजाइड का स्ट्रक्चर। थायजाइड क्या है? ये बेंजीन, बेंजीन के साथ ये थायाडाइजाइड, और ये सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन। तो ये सल्फोनिल ग्रुप क्या है? पहली बात, ये सल्फोनिल ग्रुप एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। दूसरा, ये जो R1 है, यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करेंगे और स्ट्रक्चर के नाम बनते जाएंगे। अब जैसे जितने भी ड्रग्स हैं हमारे, वो यहीं से चेंज होंगे। और दूसरा जो R2 है, यहाँ पे मैक्सिमम तो क्लोरीन होता है, लेकिन अगर कोई और होगा तो उसके नाम में ही छुपा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने? CH3 से। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो CH3 लगा सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं लगाना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? सल्फोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। दूसरा, यहाँ पे मैं CH3 से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तीसरा, ये जो R2 है, ये हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही होना चाहिए, लाइक क्लोरीन या कोई और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ड्रग्स में क्लोरीन ही आता है, ठीक है, नहीं तो उसके नाम में छुपा होता है। और ये R1 चेंज होगा तो हमारा ड्रग का नाम चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो ये फिफ्थ और एट्थ, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ तो डाययूरेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी, सल्फोनिल ग्रुप होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी कम कब कम होगी? जब यहाँ पे ग्रुप नहीं जोड़ने हैं, वहाँ पे जोड़ रहे हैं। सो इसका स्ट्रक्चर है क्लोरथायाजाइड, दूसरा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अब इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। पहले मैंने क्या बोला? एक थायाजाइड बनाना है, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे SO2 NH2। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि SO2 लिखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। अब क्लोर मतलब यहाँ पे तो क्लोरीन ही आएगा, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था। यहाँ पे तो कॉमन है SO2 NH2, जो कि एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या जोड़ें? तो क्लोरथायाजाइड कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है, सिंपल। कुछ क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इसके नाम में ही कुछ नहीं है। अब इसका जैसे हाइड्रोक्लोर, हाइड्रो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, और क्लोर भी लिखा है, तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? sp2, ठीक है, ये NH। बाकी तो हाइड्रो यहाँ पे लग गया, क्लोर यहाँ पे लग गया, और थायाजाइड ये पहले से ही है, तो स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कहता है हाइड्रोफ्लू, इसके बाद है, नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड, और लास्ट है साइक्लोथायाजाइड। और भी ड्रग्स के नाम है पर हमें यही करने हैं, हमारे सिलेबस में 4 ही हैं। हाइड्रोफ्लू मतलब सेम, एक बेंजीन रिंग जिससे नाइट्रोजन, इधर से सल्फोनिल ग्रुप, और ये वाला जुड़ेगा यहाँ से। हाइड्रो मतलब यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, दिस इज NH। और यहाँ पे फ्लू मतलब फ्लोरीन, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा अब CF3। वही मैंने पहले बोला था, जो R है उसको हम चेंज करते हैं सिर्फ क्लोरीन, और अगर फ्लू लिखा हुआ है तो ही CF3 आएगा, अदरवाइज जितने भी ड्रग्स हैं सब में क्लोरीन ही आता है। और यहाँ पे पहले ही बोला, यहाँ पे तो SO2 NH2 आएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? एक सल्फोनिल ग्रुप इसेंशियल फॉर एक्टिविटी,
ये पोजीशन और ये पोजीशन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं सिर्फ CH3 से, अदरवाइज वो भी सिर्फ एक ही ड्रग में होता है, डेट इज़ पॉलीथायासाइड। हमारे सिलेबस में नहीं है, बट CH3 से हम कर सकते हैं और किसी से नहीं करेंगे। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सल्फोनल ग्रुप के साथ वैसा ही रहना चाहिए। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे साइक्लोथायासाइड है, साइक्लो के नाम से पता चल रहा है, साइक्लो मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे करके। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो सेम रहेगा बिल्कुल, दिस इज सल्फर, दिस इज नाइट्रोजन। साइक्लोथायासाइड मतलब क्या, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन के साथ हो जाएगा, लेकिन जो इसका यहाँ से को काट देंगे, साइक्लोहेक्सेन बना के साइक्लो का पता चल रहा है और बीच में वो कर दिया, तो ये बन गया हमारा। यहाँ पे NH आएगा, सल्फोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी SO2 NH2, यहाँ पे जैसे हम डालते हैं क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था फ्लू वगैरह, इसलिए क्लोरीन, और ये हमारी बेंजीन। तो ये हो गया हमारे थायाजाइड के स्ट्रक्चर। अब कुछ थायाजाइड के लाइक इसके जैसे भी आते हैं, मेफ्रिगोसाइड, जीपामाइड, क्लोपामाइड, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ये 4। तो उनका काम क्या है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकना। अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन में चला जाएगा, जिसकी वजह से डायलिसिस हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज लूप डायरेटिक्स। इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मोड ऑफ एक्शन सेम है, मतलब ये सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्टर को ब्लॉक करता है, लेकिन कहाँ पे करता है, लूप ऑफ हेनले में। कौन सी लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे होती है ना लूप ऑफ हेनले, तो ये यहाँ से थिक होती जाती है। तो ये जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये यहाँ पे काम करता है, और जो दूसरे वाले ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं वो यहाँ से नीचे आने पे काम करते हैं, जो ऑस्मोटिक वाले हैं तो वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये क्या करता है हमारा, सेम सोडियम क्लोराइड के इम्पोर्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो सोडियम एक्सक्रीट हो जाता है, तो वाटर लॉस, दैट इज डायलिसिस। अब यहाँ पे SAR और स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये दो तरह का है, एक तो होता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, पहला है फ्यूरोसिमाइड और दूसरा है ब्यूमेटानाइड। तो फ्यूरोसिमाइड मतलब क्या, ये बेंजोइक एसिड बनेगा COOH दोनों में। अब यहाँ पे जो होता है सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि अगले वाले में थर्ड पे होती है। और सल्फोनिल ग्रुप हमें पता है एसेंशियल फॉर एक्टिविटी SO2 NH2, और क्लोरीन भी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन भी है, SO2 NH2 भी है, और यहाँ पे हमारी बेंजीनिंग भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो होना ही चाहिए, दैट इज बेंजोइक एसिड। अब फ्यूरो से पता चल रहा है फ्यूरान, फ्यूरानिन पता है, तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे हमारा ये जुड़ जाएगा CH2 के साथ, फ्यूरान, दैट इज ये। लेकिन फ्यूरान जो होगी वो CH2 के साथ जुड़ेगी, तो ये हमारा हो गया फ्यूरोसिमाइड। अब जो दूसरा वाला है ब्यूमेटानाइड, सेम बनेगा बिल्कुल, यहाँ पे SO2 NH2, यहाँ पे COH, यहाँ पे सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था, वहाँ पे थर्ड पे होगा। अब थर्ड पे होगा किससे, तो वो हमारा आ जाएगा NH के साथ ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्योंकि ये है ब्यूमेटानाइड, तो यहाँ पे ब्यूमेटानाइड मतलब ब्यूटेन, तो यहाँ के बाद C4H9 ऐसे आ जाएगा, और ये हमारी बेंजीनिंग है। और यहाँ पे जो Cl से सब्स्टिट्यूशन हुआ था वो होगा हमारा OPH से। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़रूरी है, सल्फोनाइल ग्रुप ज़रूरी है, बेंजीन पे यहाँ पे सेकंड या थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और यहाँ पे NH के साथ CH2। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा किससे होगा, नाइट्रोजन से होगा, नाइट्रोजन से ब्यूमेटानाइड था इसलिए ब्यूटेन लगा दिया, और फ्यूरोसिमाइड मतलब NH के बाद CH2 फ्यूरान, यहाँ हो जाएगा CH2 फ्यूरानेट। ये हो गया फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमेटानाइड। इसका SCR आएगा, कैसे लिखना है, सल्फोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे विड्रोइंग ग्रुप हो सकता है क्लोरीन, या फिर हो सकता है बेंजोक्सी, फिनॉक्सी बोल सकते हैं, फिनाइल ग्रुप और
O। और जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे NH के साथ। लास्ट स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ, और लूप डायरेटिक्स का ही तीसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज इथासिनिक एसिड। अब जब SAR लिखेंगे तो लिखेंगे पहले जो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है उनका, उसके बाद लिखेंगे जो इथासिनिक एसिड के डेरिवेटिव है उनका। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बनानी है सिंपल सी, इसके 2 सिंग निकालने हैं, क्लोरीन क्लोरीन, वहाँ पे भी क्लोरीन था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ेंगे, अब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऐसे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा O से, OCH2COH। मतलब ये ग्रुप तो ज़रूरी है। ये ग्रुप क्यों ज़रूरी है वहाँ पे भी और यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो NaCl का जब हम सिम्पोर्टर ब्लॉक करते हैं तो ये जो है COH ग्रुप यही क्लोरीन की बाइंडिंग साइड पे जाके बैठता है ताकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन ना हो। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसके साथ एक और है, डेट इज़ इथाइल। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। तो ये क्या है, एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर 2 क्लोरीन है, यहाँ पे जो एसिडिक ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, OCH2 मिथॉक्सी ग्रुप के साथ COH ग्रुप, और यहाँ पे ये हमारा C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड CH। ये डबल बॉन्ड भी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे ET मतलब क्या है, C2H5। और एक और बात, यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे ही काम करता है। सो पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स ये मैंने पहले ही पढ़ा, ये काम करते हैं साइट 4 पे, डेट इज़ कलेक्टिंग द ब्यूल पे। अब ये क्या काम करते हैं वहाँ पे, जो हमारा पोटेशियम का सिक्रीशन होना है और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होना है ये उसको डिसरप्ट करेगा। इसमें 3 ड्रग है हमारे, स्पेरेनोलैक्टोन जो दिखने में थोड़ा डरावना है क्या इसमें, कोलेस्ट्रॉल रिंग। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ ही बेंजीन नहीं बोल सकते, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। 2 बेंजीन रिंग बनाई, 2 साइक्लोहेक्सेन बनाई। अब इसी के साथ ऊपर एक और, 3 हो गई, 2 ऐसे और तीसरी है। अब इसके बाद एक सिंपल बनानी है, डेट इज़ 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन के साथ फ्यूरॉन जोड़ देना है, ये O, ठीक है, ये हमारा फ्यूरॉन जुड़ गया। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इधर, यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप, और ये यहाँ पे जगह बच रही है, एक यहाँ पे बच रही है, तो यहाँ से CH3 जोड़ देंगे, 2 सिंग निकाल के, तो हमारा बन गया स्पेरेनोलैक्टोन। और यहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है, सल्फर के थ्रू जुड़ेगा एसिटाइल ग्रुप। क्या बोला, 3 रिंग बनानी है, 3 रिंग के बाद एक 5 मेंबर रिंग बनानी है साइक्लोपेंटेन, जिसके साथ फ्यूरान जोड़ देना है। सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और एक यहाँ पे लगा देंगे, एक इधर एक इधर, फ्यूरान के इधर एक इधर और इधर एक डबल बॉन्ड। और ये जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है ये कैसे जुड़ा होगा, सल्फर से। बाकी बीच वाली रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे 2 सिंग निकाल देने CH3 के, ये होगा हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन का स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 और हैं, उसके बाद 2 स्ट्रक्चर और हैं, एक है हमारा ट्राईएमीट्रीन और दूसरा है एमिलोराइड। अब ट्राईएमीट्रीन से पता ही चल रहा है 3, तो पहले क्या करना है, इसमें 2 रिंग्स बनानी है। एक हो गई हमारी ये हमारा पायरेजिन स्ट्रक्चर, पायरेजिन के साथ जोड़ देंगे हम पायरिमिडीन। तो पैराजिन कैसी होती है, 2 नाइट्रोजन ऊपर नीचे अपोजिट साइड। अब अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगाऊं, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, ये 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये होगी पैराजिन रिंग और ये होगी हमारी पेरिमिडीन। तो ये ऐसे है, ठीक है। अब जो बच गई जगह वहाँ पे NH2 जोड़ दो, जैसे यहाँ पे बच गई तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, और ट्राई लिखा तो 3 ही जोड़ने हैं, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे जोड़ देंगे हम फिनाइल ग्रुप, ये लगे। सेम यहीं पे भी वैसे ही करना है। क्या करना है, एक पैराजिन रिंग बनानी है, यहाँ पे प्यूरिडीन नहीं, पैरामिडीन नहीं आएगा, और यहाँ पे हमारा अलग ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पे पीएच जुड़ा था। बाकी जो जगह बच गई, जैसे यहाँ पे NH2 जोड़ दो। अब यहाँ पे फिनाइल जोड़ा था, यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ूंगा।
और यहाँ पे ग्रुप आगे बढ़ेगा एसिटाइल ग्रुप के साथ NH, और यहाँ पे एमिलोराइड मतलब ग्वानिडीन जुड़ेगा यहाँ पे। तो ग्वानिडीन कैसा होता है, NH के साथ C जो होगा अगेन NH2 डबल बॉन्ड NH। तो ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये है हमारा ग्वानिडीन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, 3 स्ट्रक्चर देखे, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रीन, एमिलोराइड। इसका SAR मैकेनिज्म एक्शन तो नहीं आता है, पूछेगा तो स्ट्रक्चर पूछेगा, तो स्ट्रक्चर याद रखना। और SAR का अगर लिखना भी है तो क्या, ये जो है PH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ये रिंग एसेंशियल है। उसके बाद स्पाइरोनोलैक्टोन में वो जो स्ट्रक्चर था, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ये भी क्या करता है, जो हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन है वो एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है। मतलब एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, वो कोलेस्ट्रोल है। तो क्या करता है, जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसको सिंथेसाइज करने का जो एंजाइम है उसको बनाता है। तो जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो उसको प्रिवेंट करेगा, बनने देगा। मतलब क्या करना, क्या इनका काम सीधा जो Na का एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कोलेक्टिन टब्यूल पे काम करें, पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स, तो यहाँ पे पोटेशियम की सिक्रीशन होना बनती है, लेकिन यह करता है पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं करता है, उसको डिक्रीज कर देता है, सोडियम की सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है। अगर सोडियम की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली यूरिन ज़्यादा, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट यहाँ वहाँ पानी वहाँ, तो डायलिसिस हो जाएगा। सो करता कैसे है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम का सिक्रीशन हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन ये भी नहीं करने दे रहा है, तो डायलिसिस हो जाएगी। अब लास्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स से पता चल रहा है ओस्मोलरिटी बढ़ाना। तो ये ऐसे हैं जो कि पोलर होते हैं, पोलर पता है ना, तो ये पोलर होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं। जब हमारा जो सॉल्युबल होते हैं, ये हमारी माल्फिजियन बॉडी है, ये बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ से जो ग्लोमेरुलस आ रहा है ये फिल्ट्रेट कर रहा है। तो क्या करते हैं, जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं, ड्रग्स हम देंगे तो ये ड्रग्स यहाँ से फिल्टर होकर चले जाते हैं बीच में। अब ये क्या करते हैं, ऑस्मोलरिटी बढ़ाते हैं। ऑस्मोलरिटी मतलब क्या, सॉल्ट की कंसनट्रेशन, जैसे खुद ही एक सॉल्ट है। तो अगर ये ऑस्मोलरिटी बढ़ाएंगे यहाँ पे बीच में टब्यूल में, तो यहाँ पे पानी जो है वो जाएगा, मतलब रीअब्जॉर्ब यहाँ से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो ऑस्मोलरिटी बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिस वजह से डायलिसिस हो जाएगी। मतलब इसका भी क्या काम है, ऑस्मोलरिटी मतलब एक तरह का सॉल्ट, ओस्मोलर जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं तरह का सॉल्ट ही है। जितनी ऑस्मोलरिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा डायलिसिस होगी। अब इसके एग्जांपल हैं 5 हमारे सिलेबस में, एक ही है वैसे, मैनिटोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज सबने देखा हुआ है, बस यहाँ पे CHO की जगह होता है CH2OH। और जो हमारा ये जो फर्स्ट है, पहले 2 इस तरफ होते हैं, उधर अगले वाले इस तरफ होते हैं OH, और बिल्कुल सेम, मतलब ये यहाँ से जैसा है वैसा ही ऊपर है, ठीक है। तो हो गया मैनिटोल। दूसरा होता है सॉर्बिटोल। तो सॉर्बिटोल क्या हो जाता है, ये वाला जो है OH ये जो चेंज हो जाता है तो बन जाता है सॉर्बिटोल, OH में चेंज हो जाता है। और सॉर्बिटोल से ही बनता है आइसोसोर्बाइड, मतलब वो क्या है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आइसोसोर्बाइड की बात करें, आइसोसोर्बाइड कैसा है, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, उसको 5 मेंबर बनाना है। तो 1 2 3 5 मेंबर कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा आइसोसोर्बाइड। बस क्या करना है, अब इसमें OH ग्रुप भी थे, तो इसकी पूंछ पे एक OH इधर लगा देना है और इसकी पूंछ पे एक OH इधर लगा देना, तो हमारा आइसोसोर्बाइड है। उसके बाद कुछ और ड्रग्स आते हैं हमारे सिलेबस में, इतने ही, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो भी एक तरह से ऑस्मोलरिटी बढ़ाते हैं। तो हम वो ड्रग्स देंगे तो डायलिसिस हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट डायरेटिक्स। तो ये क्विक रिकैप, PCT में सबसे पहले काम करते हैं कौन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो ये मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स मतलब माइनस, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को नहीं बनने देते हैं। दूसरे वाले लूपा फैनले में नाम से याद आएगा, लूप डायरेटिक्स, जो काम करते हैं कहाँ पे, थिक, ये असेंडिंग है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको बोलता है, और ये थिक हो जाती है जैसे ऊपर जाते हैं। तो ये हो गई हमारी थिक असेंडिंग लूपा फैनले, यहाँ पे लूप डायरेटिक्स काम करते हैं। और जो नीचे की तरफ आती है डिसेंडिंग वाली, वहाँ पे काम करते हैं ओस्मोटिक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ओस्मोलरिटी बढ़ा रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारे काम करेंगे ओस्मोटिक डायरेटिक्स। डीसीटी पे काम कौन से करेंगे? थायाजाइड्स, और थायाजाइड के जैसे होते हैं, अभी याद रखते हैं सिर्फ थायाजाइड्स। और कलेक्टिंग डक्ट्स लास्ट वाला, डेट इज पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स। अब कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स का क्या काम है? ये भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, क्योंकि ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट बनने ही नहीं देता है। तो यहाँ से क्या हुआ, सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। यहाँ पे इसने ऑस्मोलरिटी बढ़ा दी, इसलिए वाटर की एब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा ही हो गई। एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, इसने वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ से बाहर नहीं होने दी, तो इसने वाटर रिटेंशन रखी। और लूप डायरेटिक्स ने क्या किया, इसने भी सोडियम, जो हमारा सिम्पोर्टर था, सोडियम को अब्जॉर्ब होना था यहाँ से, ये जो ग्लोमेरुलस है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है, वो यहाँ से जाएगी तो यहाँ से अब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ये यहाँ इसको अब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा है। ये भी यहाँ से जाती, ये सोडियम यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन इसने भी इसको यहाँ पे नहीं करने दिया। यहाँ पे भी इसने सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ से भी सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर ब्लॉक हो गया, तो ये भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो सोडियम क्या, यहाँ से जाता ही जा रहा, जाता ही जा रहा, तो क्या हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है। लास्ट में इसने क्या किया, यहाँ पे क्या करना होता है, पोटेशियम जो है, मतलब सोडियम वगैरह की रिअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जानी होती है वापस, और बदले में पोटेशियम यहाँ पे सिक्रीट होना होता है। पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन आइंस हो गए ये, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे पोटेशियम को सिक्रीट नहीं करता है, ये पोटेशियम को ही रखता है और सोडियम को रिटेंशन रखेगा। मतलब सोडियम रहेगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और पोटेशियम को इसने लेना था यूरिन के थ्रू बाहर, लेकिन पोटेशियम को नहीं लेके जाता, तो डायलिसिस हो जाती है। डायलिसिस मतलब ज़्यादा सोडियम पे ही चलता है, सोडियम का जितना रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, जितना सोडियम एक्सक्रीट होगा यूरिन में, उतना ज़्यादा डायलिसिस होगा। ठीक है, तो यही था क्यूकरी का।